mechanism of cell injury and cell death. जनरल प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक से, ये हमारे पास, उन्हें पहले रीड आउट कर लें क्या कहना चाह रहा है. The cellular response to injurious stimuli depends on the type of injury, its duration and its severity. वो कह रहा है कि जो सेल का रिस्पॉन्स होता है किसी भी जो खतरनाक स्टिमुलस है, उसके नतीजे में वो डिपेंड करता है कि वो जो इंजरी है वो कौन सी टाइप की होती है, जो स्टिमुलस है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, और स्टिमुलस की सीवियरिटी कितनी होती है. लेकिन स्टिमुलस जो हमारे पास है, कोई भी जो है इंजूरियस स्टिमुलाई आता है सेल के ऊपर, तो हम देखेंगे उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कि वो कितनी देर के लिए एक्ट कर रहा है. वो थोड़ी देर के लिए एक्ट करेगा तो थोड़ा डैमेज होगा, वो ज्यादा देर के लिए एक्ट करेगा तो हमारे पास जो डैमेज है वो भी ज्यादा होगा. इसी तरीके से अगर उसकी जो शिद्दत है, जो हमारे पास स्टिमुलस है, उसकी अगर शिद्दत ज्यादा होगी तो वो जो हमारे पास उसका इफेक्ट आएगा सेल के ऊपर, वो भी उसका जो इफेक्ट है ज्यादा आएगा. तो ये चीज है. इसके अलावा द consequences of an injurious stimulus also depend on the type, status, adaptability and genetic makeup of the injured cell. फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की है कि स्टिमुलस किस तरीके का होगा, कि स्टिमुलस जो हमारे पास है उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, उसकी सीवियरिटी कितनी होगी. लेकिन दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है ठीक है इंजूरियस स्टिमुलस की आपने बात कर ली है, लेकिन इसके अलावा सेल इंजरी का होना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो इंजर्ड सेल हो रहा है वो कौन सी टाइप का है, उस इंजर्ड सेल का स्टेटस क्या है, उसकी अडेप्टेबिलिटी की पावर क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है. ठीक है ना, मैंने आपको सेल्स की टाइप्स बताई थी. कुछ सेल्स हमारे पास लेबाइड सेल्स होते हैं, स्टेबल सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स होते हैं. तो वो सेल की टाइप पे डिपेंड करेगा. तो अगर इस किस्म के जो सेल के ऊपर अगर कोई आती है, कोई स्टिमुलस इंजूरियस आता है, तो वो किस तरीके से उसकी अडेप्टेशन होगी, वो किस तरीके से किस हद तक इंजर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो है वो कोई स्केलेटल मसल का एक सेल है, आपके पास स्केलेटल मसल का सेल है, उस पे अगर कोई इंजरी आ रही है तो वो क्या करेगा, उसमें हाइपरट्रोफी हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो सकता. तो ये आती है बात उसकी अडेप्टेबिलिटी के ऊपर, उसके जेनेटिक मेकअप के ऊपर, कि वो कौन सी टाइप का सेल है, तो वहां पे हमारे पास हाइपरट्रोफी होगी. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखें कि हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल में, तो एंडोमेट्रियम के अंदर जो सेल्स होते हैं, एंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं, वो हमारे पास डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो वो डिवाइड कर सकते हैं, वहां पे हमें हाइपरप्लेजिया भी देखने को मिलेगा. तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सेल है उसका स्टेटस क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसकी अडेप्टिबिलिटी की पावर कितनी है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है. Cell injury usually results from functional and biochemical abnormalities in one or more of a limited number of essential cellular components. सेल इंजरी हमारे पास किस चीज का नतीजा होती है, हमारे पास फंक्शनल और बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटीज जब आती हैं, तो तब हमारे पास जो सेल इंजरी है वो मैनिफेस्ट होती है. जो आवाज मेरी ठीक आ रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फौरन बता देना ताकि मैं उसे कोई प्रोडक्ट कर सकूं. काजेस एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी. ये काजिज की मैंने बात की थी आप लोगों के साथ एक सेपरेट लेक्चर में, कि हमारे पास सेल इंजरी की कौन कौन सी काजिज हो सकती हैं. हिपोक्सिया है, एस्कीमिया है, इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, टॉक्सिन्स हैं, ईआर स्ट्रेस है, डीएनए डैमेज है, इन्फ्लेमेशन है. तो ये हमारे पास जो सारी काजिज हैं, इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये वजह तो बनी है, लेकिन इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है. उस दिन हमने ज्यादा बात की थी सिर्फ काज के ऊपर कि उसकी वजह क्या है, हमने मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं किया था. आज मैं थोड़ा सा आपको इसका वन बाय वन मैकेनिज्म भी समझाऊंगा कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या हो रहा है, कि सेल जो हमारे पास है वो इंजर हो रहा है. तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया. हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया के मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि हाइपोक्सिया का मतलब है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, हाइपोक्सिया नाम से जाहिर है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं. इस्कीमिया को मैंने आपको बताया था कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो. हाइपोक्सिया है हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस्कीमिया हमारे पास है लैक ऑफ ब्लड फ्लो. Oxygen deprivation hypoxia is one of the most frequent causes of cell injury and necrosis in clinical medicine. Hypoxia हमारे पास one of the most common, ये हमारे पास जो स्टिमुलस है जो कि सेल इंजरी को काज करता है. इसके पीछे मैकेनिज्म की देखें. एस्कीमिया का उसने एग्जांपल लिया है कि ब्लड वेसल है, ठीक है, उसमें उसने दिखाया कि क्लोट्स बन गया. ठीक है, तो यहाँ पे जो आगे वाला हिस्सा होगा वहां पे स्कीमिया हो जाएगा, वहां पे जो ब्लड फ्लो है वो कम जाएगा. अब ब्लड फ्लो कम जाएगा तो आपको पता है कि वहां पे ऑक्सीजन भी कम जाएगी.
क्योंकि ब्लड इन जा रहा है, ब्लड ने ऑक्सीजन लेकर जानी है ना, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, यानी कि हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसके साथ साथ वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी भी कमी हो जाएगी, ठीक है। और वहां पे जो वेस्ट का बिल्डअप है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे, इस्कीमिया होता है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या उसका असर पड़ता है, एटीपी प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर होता है, उसे हम देखते हैं। ये है जी माइटोकॉन्ड्रिया। जब हमारे पास इस्कीमिया हुआ तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस था वो डिक्रीज हो, वो कम हो। जब ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब एटीपी आपको पता है कि सेल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटीपी ने सारे जो फंक्शंस अब परफॉर्म करने होते हैं। अब एटीपी यूज होता है सोडियम पोटेशियम पंप में, ठीक है। जब एटीपी ही कम हो गया तो सोडियम पोटेशियम पंप अच्छे तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। ये सोडियम पंप का लिखा हुआ उसमें बोर्ड जो है डिक्रीज इन फंक्शन हो जाता है। जब सोडियम पोटेशियम पंप अच्छे से काम नहीं करता तो सेल के अंदर कैल्शियम, वाटर और सोडियम है उसका इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है, और जो पोटाशियम है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद भी होगा कि सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, सोडियम जो हमारे पास है जो पोटाशियम है उनका एक्सचेंज करवाता है। जब ये पंप अच्छे से काम नहीं करता तो जो एक्सचेंज होता है हमारे पास वो इफेक्ट होता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि कैल्शियम, वाटर और जो सोडियम है वो सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो पोटाशियम है हमारे पास वो सेल के बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इन आयंस के इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, ईआर के लेवल पर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाती है। सेल जो है वो ओवरऑल स्वेल कर जाता है, माइक्रोविलाई है वो लॉस हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लैब्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये याद करें, मैंने आपको ये रिवर्सिबल इंजरी में मैंने आपको सेल स्वेलिंग जब करवाया था मैंने आपको सर बताया। जी जी। सर जी बोलिए। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आवाज आ रही है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं लीव कर सकती हूँ? क्या आपको लेक्चर की समझ नहीं आ रही? सर तबीयत ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तबीयत अगर आपको ठीक नहीं है तो फिर आप रिपोर्टेड लेक्चर देख लीजिएगा। थैंक यू सर। ओके। ईशा आपकी तबीयत ठीक है, आप लेक्चर लेना कि आप तो लीव पे हैं। हाँ जी सर, मुझे समझ आ रही है। ठीक है शाबाश। ठीक है, लेक्चर फिर हम कंटिन्यू करते हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का इशू है वो फिर जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम, वाटर और जो सोडियम है उसका इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, और जो पोटेशियम है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। और ईआर की स्वेलिंग हो जाती है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, माइक्रोविलाई है वो लॉस हो जाती है, और ब्लैब्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमने कर ली है बात सोडियम पोटेशियम पंप के हवाले से। एटीपी कम हुआ था, उसके हमने अल्टीमेटली देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर क्या उसका असर हुआ। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर उसका क्या असर होता है। जब एटीपी की प्रोडक्शन कम होती है तो हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान आपके जो एनर्जी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, एटीपी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मली तो होता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारे पास है तो एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है, ग्लूकोज से हम एनर्जी ले रहे होते हैं। लेकिन जब एटीपी ही कम पड़ जाते हैं तो बॉडी है वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस को भी स्टार्ट कर लेती है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस वैसी ग्लाइकोलिसिस होती है जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसका हमें थोड़ा सा नुकसान ये उठाना पड़ता है कि जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तो इसमें एटीपी कम बनती है। एटीपी तो कम बनती है, इसके साथ इसमें जो लैक्टिक एसिड है वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड जब वो बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो एसिड है। एसिड है तो इसकी वजह से उसकी जो पीएच है वो कम हो जाएगी, ग्लाइकोजन का लेवल है वो कम हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ये एसिड है तो एसिडिक होने की वजह से इसकी जो पीएच है वो कम हो जाएगी। तो ये उसका इफेक्ट आ रहा है सेल के ऊपर। इसके अलावा डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का आपको पता है कि राइबोसोम जो हमारे पास होते हैं वो ईआर के साथ अटैच भी होते हैं, तो उनकी जो डिटैचमेंट में स्टार्ट हो जाती है ना, ईआर स्वेल कर गया, जब ईआर की स्वेलिंग स्टार्ट हो गया तो बेचारा राइबोसोम उसके साथ कैसे जुड़ा है, तो राइबोसोम को जो है वो सेपरेशन करनी पड़ती है ईआर के साथ। जब वो सेपरेट हो जाता है तो राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन को बनाना उसका काम है।
तो जब उसकी डिटैचमेंट हो जाती है तो अपना वो फंक्शन वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। जो उसका फंक्शन था वो प्रोटीन सिंथेसिस था, उसका जो फंक्शन है वो डिमिनिश हो गया, यानी कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो कम हो गई है। तो ये हमने देखा है अभी हाइपोक्सिया या इस्कीमिया के नतीजे में हमारे पास सेल इंजरी होती है। लेकिन हमने उसके पीछे मैकेनिज्म देखा है कि उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास सेल इंजरी हो रही है। तो मैकेनिज्म ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कम होगी, एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी। एटीपी कम होने की वजह से हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप था, उसने अच्छी तरीके से काम नहीं किया, उसके वजह से सेलुलर स्वेलिंग हो गई। इसके अलावा हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक स्टार्ट होगी, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोजन कम हो गया, लैक्टिक एसिड ज्यादा हो गया, पीएच कम हो गया। राइबोसोम्स का हमने देखा कि राइबोसोम डिटैच हो गए, राइबोसोम्स के डिटैच होने की वजह से हमारे पास जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कम हो गई। तो ये जो सब जब ये इफेक्ट होंगे ना तो इनकी वजह से हमारे पास जो सेल है वो जाहिर सी बात है इंजरी होगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ठीक है हाइपोक्सिया तो हो रहा है, अब बॉडी अपनी तरफ से जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगी कि जो सेल है वो अपनी तरफ से कंपनसेट करने की कोशिश करेगा कि मुझे डैमेज तो हो रहा है लेकिन उस डैमेज को कम कैसे कर सकता हूँ। तो जब हाइपोक्सिया होता है तो हमारे पास हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर HIF1 ये सिक्रीट होता है। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि हमारे पास जो कुछ प्रोटीन्स है ना उनकी सिंथेसिस करवाता है। फॉर एग्जांपल VEGF वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर है जो कि हमारे पास न्यू वेसल्स की ग्रोथ करवाता है। तो इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब देखना न्यू वेसल्स क्यों बन रही है, न्यू वेसल इसलिए बन रही है कि जब नई वेसल्स होंगी तो ब्लड है वो ज्यादा मिल सकेगा, यानी कि जो वेस्कुलेचर है वो जब इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजनेशन भी इंक्रीज हो जाएगी सेल्स के लिए। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि VEGF का रिलीज होगा, वो नई वेसल की जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा देखा प्रोटीन्स दैट कॉजेस अडैप्टिव चेंजेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म के हवाले से जो अडैप्टिव चेंजेस हैं उनके लिए भी प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। Note, persistent or severe hypoxia and ischemia ultimately lead to failure of ATP generation and depletion of ATP in cells. फर्स्ट हमने देखा कि उसमें हाइपोक्सिया या इस्कीमिया में सेल के ऊपर इफेक्ट जो आया उसका मैकेनिज्म क्या था। फिर हमने देखा कि उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी ने क्या किया, ठीक है। लेकिन फिर वो नोट में क्या कहता है, नोट में ये कहता है कि कंपनसेट आप एक लेवल तक कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे कंपनसेट नहीं कर सकते, ठीक है। जब परसिस्टेंट है कि वो हाइपोक्सिया अब खत्म हो ही नहीं रहा, सीवियर है, वो इतना शदीद है कि ऑक्सीजन बिल्कुल कम मिल रही है सेल्स को। तो जब परसिस्टेंट और सीवियर हाइपोक्सिया या फिर इस्कीमिया होता है तब अल्टीमेटली कंफर्म है हमारे पास कि एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो कम होनी ही होनी है। और जब एटीपी कम हो जाएंगे तो सेल को डैमेज है वो मस्ट है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है वो मैंने आपको भी बताया है। इसके अलावा थोड़ा सा मजीद उसका लिखा होगा वो भी आप सुनिए। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, टॉक्सिन या रेडिएशन जब आई तो माइटोकॉन्ड्रिया था उसका डैमेज हो गया, उसका फंक्शन था डिस्टर्ब हो गया, एटीपी की जनरेशन कम हो गई और ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गई। अब ROS क्या होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है ना ये हमारे पास हार्मफुल ये सब्सटेंसेस हैं सेल्स के लिए। जब ROS बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे पास जो सेल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास है ROS ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इनका एक लेवल का होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर ये हो जाएंगे ना तो वो हमारे लिए सेल को लिए डैमेजिंग हो जाएंगे। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की इंजरी होती है ना तो तब ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इनका लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है। जब उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो सेल एबनॉर्मलिटीज आना स्टार्ट हो जाती है और सेल नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है। अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म क्या है ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था। मजीद क्या लिखा हुआ है, सर्वाइवल सिग्नल्स कम हो गए हैं। ये जो मैंने आपको वहां पे बताया था हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं अपोप्टोसिस की क्लास करते हैं वही चीज है। सर्वाइवल सिग्नल्स कम हो गए हैं, DNA प्रोटीन का डैमेज हो गया है। तो तब क्या होगा, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स इंक्रीज हो जाएंगी यानी कि बैक्स बैक, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स कम हो जाएंगी यानी कि BCL2 BCLXL। साइटोक्रोम सी निकल आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, साइटोक्रोम सी निकल के बाहर आकर जो कैस्पेसिस है उनकी एक्टिवेशन कर देगा और कैस्पेसिस जो है सेल
डेथ में अपना रोल प्ले करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास सपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया हाइपोक्सिया और अस्कीमिया के हवाले से। अब हम देखते हैं अस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी का क्या मतलब है। इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी, इसमें क्या है, under certain circumstances, the restoration of blood flow to ischemic but viable tissue results paradoxically in increased cell injury. ischemic reperfusion injury का मतलब ये है कि हमारे पास एक टिश्यू था, उसमें इस्कीमिया हो गया, एक टिश्यू है उसमें इस्कीमिया हो गया, तो उसमें जो इंजरी आना स्टार्ट हो गई। लेकिन अब क्या हुआ कि आपका जो इस्कीमिया था वो खत्म हो गया। इस्कीमिया से मुराद है आपका जो ब्लड फ्लो है वो दोबारा से बहाल हो गया। अब होना तो ये चाहिए था कि आपका जो ब्लड फ्लो है अगर वो अब बहाल हो चुका है, यानी कि टिश्यू को ब्लड मिलना स्टार्ट हो गया है, तो जो हमारा टिश्यू है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट इस वाले से है कि रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो के बावजूद सेल जो है वो इंजरी में चला जाता है, बजाय सही होने के कि मुझे ब्लड मिल रहा है, वो पैराडॉक्सिकली क्या करता है कि उसके इंजरी हो जाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। This so-called ischemia reperfusion injury is a clinically important process that may contribute significantly to tissue damage after myocardial and cerebral ischemia. अब इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी का मैंने आपको बताया है कि ब्लड फ्लो जब बहाल हो जाता है तो सेल्स हैं बजाय सही होने के वो मजीद खराब हो जाते हैं। तो इनका जो रोल है ना वो मायोकार्डियल यानी कि हार्ट के रिलेटेड और सेरिब्रल ब्रेन के इस्कीमिया में ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी। इसकी वजह क्या है, वो वजह में कहता है कि हमारे पास आरओएस जो स्पीशीज होती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, उनकी जनरेशन वजह बनती है। और इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन है ना उसकी वजह से हमें ये जो इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी देखने को मिलती है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, तो इसे अच्छे तरीके से समझ लें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या मुराद है, ये किस तरीके से जो है हमारे पास सेल को डैमेज करता है। Oxidative stress refers to cellular abnormalities that are induced by ROS, which belong to a group of molecules known as free radicals. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मुराद ये है कि सेल के अंदर एब्नॉर्मलिटीज का आना जो कि इंड्यूस होती हैं आरओएस से। और आरओएस हमारे पास क्या है, वो फ्री रेडिकल्स हैं यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का लेवल इंक्रीज होगा तो सेल को जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो लाहक हो जाएगा। फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी इज सीन इन। अब फ्री रेडिकल जो मीडिएटेड सेल इंजरी किन किन कंडीशन में हमें देखने को मिलती है, केमिकल इंजरी में, रेडिएशंस में, हाइपोक्सिया में, सेलुलर एजिंग में, टिश्यू इंजरी काज में, इन्फ्लेमेटरी सेल्स में, इसके अलावा इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी में हमें आरओएस जो है वो मीडिएटेड इंजरी देखने को मिलती है। The accumulation of ROS is determined by the rates of production and rates of removal. ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे पास आरओएस की अक्यूमुलेशन है वो डिपेंड करती है उसकी प्रोडक्शन पे और उसकी रिमूवल पे। अब नॉर्मली सेल्स में ना आरओएस बनते तो जरूर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे होते हैं, आरओएस स्पीशीज बनती हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन और रिमूवल का जो रेट है वो बैलेंस होना चाहिए। ये ना हो कि प्रोडक्शन उतनी ज्यादा हो जाए कि वो सेल के लिए डैमेजिंग हो जाए, ठीक है ना, उसकी रिमूवल भी साथ साथ होनी चाहिए। तो अगर तो सेल के अंदर आरओएस अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो गया और उनका रेट ऑफ रिमूवल है वो कम हो गया। तो जनरेशन ऑफ आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है वो किस तरीके से बनती हैं हम देखते हैं। कह रहे हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनने के हमारे पास दो मेजर पाथवेज हैं। एक तो है हमारे पास नॉर्मल, नॉर्मली क्या होता है कि सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और उनके नतीजे में आरओएस बनते जाते हैं। एक तो है ये। दूसरा क्या है, दूसरा ये है ल्यूकोसाइट्स के अंदर आरओएस का बनना। अब ल्यूकोसाइट्स के अंदर आरओएस क्यों बनते हैं, ये एक क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज, उनका काम है कि बाहर से कोई भी अगर इन्वेडिंग जो चीज आ रही है, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसे खत्म करना, ये ल्यूकोसाइट का काम।
अब ल्यूकोसाइट के पास कोई चाकू छुरी है, कोई पिस्टल तो है नहीं है कि वो जो बैक्टीरिया से मारेगा बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। ल्यूकोसाइट के पास अपना एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म ये है कि ल्यूकोसाइट के अंदर आरओएस की प्रोडक्शन होती है ना। आरओएस की प्रोडक्शन होती है। उस आरओएस को हम यूज करते हैं अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट दी पैथोजन। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करता प्रोड्यूस होती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ल्यूकोसाइट्स के अंदर आरओएस बनती है ताकि जो भी पैथोजन बाहर से आ रहा है उसे खत्म किया जा सके। अब ये उसका ना आरओएस बनने का सारा ये ना शो किया होगा, ये रिएक्शन शो की होंगी। इन रिएक्शंस को मैं आपको इन्फ्लेमेशन का चैप्टर आएगा वहां पे फैगोसाइटोसिस का टॉपिक है, वहां पर भी मैं आपको करवा दूंगा कि कौन से ये हमारे पास स्टेप्स हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं अभी भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आरओएस बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से बनती है सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन से बन जाता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। H2O2 चला जाता है हाइड्रोक्सी रेडिकल में, हाईली रिएक्टिव। जो हाइड्रोक्सी रेडिकल है ना अल्टीमेटली यही जाके वो आगे किलिंग करेगा बैक्टीरिया की। हाइड्रोक्सी रेडिकल होता है, इसके अलावा हमारे पास और भी आयंस होते हैं। तो यहाँ पे उसने हाइड्रोक्सी रेडिकल का लिखा, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो पैथोजन के खिलाफ एक्ट करेगा। तो फर्स्ट क्या रिएक्शन था, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में गई। सुपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कन्वर्ट होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन हाइड्रोक्सी रेडिकल बना देती है। अब ये जो रिएक्शन है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रोक्सी रेडिकल में बनना, हाइड्रोक्सी रेडिकल में बनना इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इसे हम कहते हैं फेंटन रिएक्शन। ये देखना इसमें आयरन यूज हो रहा है, एफ यूज हो रहा है। तो वहां से आप याद कर लें कि फेंटन रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रोक्सी रेडिकल में कन्वर्ट होना है। ये जो रेडिकल होते हैं ये अल्टीमेटली अगर सेल है उसकी किलिंग करवा देते हैं। तो ये रिएक्शन आपको बस याद कर लेना है, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में जाता है, सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास हाइड्रोक्सी रेडिकल में जाता है। ये मेन हमारे पास रिएक्शन है वो मैंने आपको बता दी है। अगेन यहाँ पे इसमें डायग्राम्स वाइज ये शो की जो मैंने आपको बताई है। ऑक्सीजन से बना हमारे पास सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड से हमारे पास बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमारे पास बन गया हाइड्रोक्सी रेडिकल। हाइड्रोक्सी रेडिकल मैंने आपको बताया कि वो रिएक्टिव होता है, वो रिएक्टिव होता है तो आगे जाके वो सारी पैथोजेनेसिस में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। नॉर्मली तो हमारे पास जो है ना वो फैगोसाइटोसिस ल्यूकोसाइट में अगर बनता है तो उसका तो अच्छा एक तो इम्पैक्ट है कि वो पैथोजन को खत्म कर रहा है। लेकिन अगर ये नॉर्मल सेल में बनता जा रहा है इतना, तो नॉर्मल सेल में फिर इसकी पैथोलॉजी हो जाएगी। किस तरीके से होगी, मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, जो हमारे पास है ब्रेक डाउन करवा देगा, मिसफोल्डिंग करवा देगा प्रोटीन्स की, डीएनए में जो है म्यूटेशन काज करवा देगा। तो ये आरएस की प्रोडक्शन थी, वो मैंने आपको बताया। ये हुआ कुछ एंजाइम्स लिखे हुए हैं हमारे पास, उनकी प्रेजेंस में सारा काम होता है। ये फैगोसाइटोसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में मैं आपको सारा डिटेल में करवाऊंगा। तब ये दोबारा ये रिएक्शंस आएंगे तब मैं ये आपको सारा दोबारा समझा दूंगा। तो अभी अगर आपको समझ ना आए तो आपको परेशानी नहीं करनी से। जो मेन चीज है ना अभी के लिए वो है रिमूवल ऑफ आरओएस। कि ठीक है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन तो गई है सेल के अंदर, लेकिन इनका रिमूवल किस तरीके से होगा, इनका रिमूव करवाना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का वो किस तरीके से होता है। तो उसके भी हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। देखना देखिए सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, हमारे पास ग्लूटाथायोन है, कैटालेज एंजाइम है, एंडोजीनस या एक्सोजीनस एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये सारे जो है ना ये फ्री रेडिकल्स को है कम करते हैं, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कम करते हैं ताकि सेल का जो डैमेज है वो ना हो। इनके मुख्तलिफ ये रिएक्शंस जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या करता है, सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है। ये रिएक्शन आप याद कर लेना। ग्लूटाथायोन क्या करता है, ग्लूटाथायोन जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलता है और बनाता है ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड, और साथ में बनाता है वो वाटर। कैटालिस्ट जो हमारे पास है, कैटालिस्ट हमारे पास जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में और उसके साथ हमारे पास बनता है वाटर। ये आपने रिएक्शंस ऐसा ये देख लेने हैं कि ये कौन से रिएक्शन जो एंजाइम है जो है वो इसे कर रहा है, कैटालिस्ट कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करता है।
ये आपने देख लेना है, इनको याद कर लेना कौन कौन से रिएक्शंस हैं। इसके अलावा एंडोजेनस एक्सोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लाइक विटामिन ई, ए एंड सी एंड बीटा कैरोटीन ब्लॉक फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस prevent them after formation। तो आपने सुना ही होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं हमारे पास जो है ना, कुछ लोग होते हैं एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं इस चीज में। अगर ये क्रीम है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। या कोई हमारे पास कोई डाइटिंग में है तो एंटीऑक्सीडेंट की मैं डाइट ले रही हूँ। उसमें मतलब क्या है कहने का, कि उसमें हमारे पास ऐसे विटामिन जो हैं वो होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे पास जो फ्री रेडिकल के साथ इंजरी होती है, फ्री रेडिकल है, उनको कम करते हैं, ताकि जो सेल को डैमेज है वो कम हो। तो ये उनके रिमूवल के मेथड्स हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चे? विषय ये आपको क्लियर है अभी तक जो मैंने आपको ये रिमूवल के वाले से बताया? जी जी। जी सर। ओके। नेक्स्ट है जी टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स किस तरीके से करवाते हैं वो हम देख लेते हैं जी। टॉक्सिन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, उनके जो मैकेनिज्म है, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग टॉक्सिन, एक होता है लेटेंट टॉक्सिन। और मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट के लिए, अगर फर्स्ट टाइम स्टूडेंट लेता है लेक्चर, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे लेंथी लगता है। लेकिन हमारा सिलेबस भी इतना है कि फिर हम उसे इस लिहाज से कवर नहीं ना करेंगे, तो एट द एंड हमारे पास जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी आपके ऊपर ज़्यादा इनपुट लगानी पड़ेगी, कि मैं आपको ज़्यादा तो समझाऊँ, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश करूँ कि आपको चीज़ें की समझ भी आ जाए। तो टॉक्सिन्स के मैं आपको बता रहा हूँ, टॉक्सिन्स हैं दो तरह के, एक डायरेक्ट एक्टिंग टॉक्सिन्स है, एक है लेटेंट टॉक्सिन्स। उनके नाम से जाहिर है कि उनका मैकेनिज्म क्या होगा। डायरेक्ट एक्टिंग टॉक्सिन्स हैं वो डायरेक्टली एक्ट करेंगे। टॉक्सिन्स एक्ट डायरेक्टली बाय कंबाइनिंग विद a critical molecular component or cellular organelle। ये हमारे पास डायरेक्टली एक्ट करते हैं। इनमें एग्जांपल में क्या, मर्क्यूरिक क्लोराइड पॉइजनिंग, ये टॉक्सिन है ना, तो उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, मर्क्यूरी क्लोराइड की पॉइजनिंग हो जाती है। इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड सी फूड, अगर आप कंटेमिनेटेड सी फूड को लेते हैं तो आपको मर्क्यूरी क्लोराइड की पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये टॉक्सिन है हमारे पास। तो वो किस तरीके से एक्ट करता है, वो डायरेक्ट मर्क्यूरी मिल जाता है सल्फ हाइड्राइड ग्रुप ऑफ वेरियस सेल मेम्ब्रेन के साथ, मर्क्यूरी इनके साथ मिल जाता है। फिर क्या होता है कि एटीपी डिपेंडेंट जो ट्रांसपोर्ट है वो इनहिबिट हो जाती है। तो फिर वही कहानी कि एटीपी कम हो गया जी, एटीपी कम हो गया तो फिर आगे परमिबिलिटी चेंज हो गया, परमिबिलिटी चेंज हो गया तो हमारे पास सेल जो है वो डेथ की जानिब वो ना जाना स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैनी एंटी नियोप्लास्टिक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, इसका उसमें लिखा हुआ टॉक्सिन्स मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो टॉक्सिन्स बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया किस किस बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं? बैक्टीरिया हमारे पास पायोजेनिक इन्फेक्शन करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया हमारे पास टॉक्सिक जो डिजीज होते हैं ना वो काज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक टॉक्सिन बनाता है। कोई भी बैक्टीरिया अगर है ना, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई है, या फिर हमारे पास कोई स्टेफ ओलियस है, स्ट्रेप्ट है, तो उसका एक स्पेसिफिक टॉक्सिन होता है। उस स्पेसिफिक टॉक्सिन की वजह से हमें जो स्पेसिफिक डिजीज देखने को मिलती है। तो ये वो कहना चाह रहा है कि टॉक्सिन मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी टॉक्सिन बनाते हैं। और टॉक्सिन क्या करते हैं कि जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो होस्ट के जो सेल्स हैं डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, cause damage by targeting host cell molecules that are needed for essential functions such as protein synthesis and ion transport। उसने एग्जांपल दिया कि प्रोटीन सिंथेसिस है या आयन ट्रांसपोर्ट है, उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो हमारे पास जो है वो उसका हार्मफुल इफेक्ट आएगा। वो थे डायरेक्ट टॉक्सिन। अब है लेटेंट टॉक्सिन, तो नाम से जाहिर है लेटेंट टॉक्सिन होंगे, वो डायरेक्टली एक्ट नहीं करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, वो कह रहा है मैनी टॉक्सिक केमिकल्स आर नॉट इंट्रिंसिकली एक्टिव बट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड टू रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स व्हिच देन एक्ट ऑन टारगेट सेल। वो बजाते खुद एक्टिव नहीं होंगे टॉक्सिन, लेकिन उन्हें फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे रिएक्टिव में। जब रिएक्टिव मेटाबोलाइट बन जाएगा ना, फिर वो जाके आगे फर्दर एक्ट करेगा सेल के ऊपर, जो उसका टारगेट सेल होगा। इसमें एग्जांपल्स क्या है, CCl4 एनाल्जेसिक एसिटामिनोफेन, ये उसमें एग्जांपल है लेटेंट टॉक्सिन्स में। अब हमारा ये भी टॉक्सिन्स भी क्लियर हो गया। अब हम आ गए जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस, ईआर स्ट्रेस, किस तरीके से हमारे पास उसका मैकेनिज्म क्या है। ईआर के वाले से ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वाले से प्रोटीन मिसफोल्डिंग का जिक्र है।
प्रोटीन मिसफोल्डिंग जब सेल के अंदर हो जाती है तो उसमें जो सेल है वो जो फंक्शन है वो इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता. प्रोटीन मिसफोल्डिंग विद इन सेल्स में cause disease by creating a deficiency of an essential protein or by inducing a complexity. ये तो प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो गया. अब हमें अगर प्रॉपर प्रोटीन चाहिए तो उसकी डेफिशिएंसी हो, तो उसकी डेफिशिएंसी है वो जो सेल है वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म अच्छे से करेगा. या हो सकता है कि प्रोटीन की मिसफोल्डिंग वजह से हमारे पास अपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाए. अपोप्टोसिस के जो हमारे पास स्टिमुलेटस में हमने ये भी देखा था, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग वजह से हमारे पास अपोप्टोसिस इनिशिएट हो सकती है. Intracellular accumulation of misfolded proteins may be caused by abnormalities that increase the production of misfolded proteins, reduce the ability to eliminate them. वही सिंपल सी बात है कि सेल के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का अक्यूमुलेट होना, उसमें दो वजूहात हो सकती हैं. एक तो ये है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बननी बहुत ज्यादा रही हैं, उनकी प्रोडक्शन बहुत हो रही है. क्या हो सकता है कि उनकी प्रोडक्शन चाहे इतनी नहीं हो रही लेकिन वो एलिमिनेट ही नहीं हो पा रही. हो सकता है कि उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो या फिर हो सकता है कि उसकी एलिमिनेशन का जो मेथड है वो डिस्टर्ब हो गया हो. This may result from gene mutations, aging, infections, increased demand for secreted proteins, deprivation of glucose and oxygen. तो ये कुछ reasons लिखी हुई है. डीएनए डैमेज हमारा आ गया. डीएनए डैमेज